कहाँ पे हम हार मानते हैं, मार हम कहाँ से खाते हैं? जब हम खुद कंफ्यूज्ड होते हैं कि मैं पता नहीं ये कर पाऊंगा या नहीं। नहीं, इस चीज़ को छोड़ दें, बेशक वो चीज़ कितनी भी मुश्किल है, अपने अपने जहन को ये मनाए, खुद पे आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हो कि मैं ये करूँगा, ये मैं कर सकता हूँ। मैंने जगह जगह अपने पास जो भी स्टिकी नोट्स रखे होते हैं ना, या ये जो मेरी नोटबुक्स होती हैं, मैंने वहाँ पे 2 फ्रेजेस लिखी होती हैं, वो आप भी ये लिखिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये वैसे मैं अपने स्पिरिचुअल थॉट्स या मॉरल वैल्यूज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, शायद ये कहीं पे आप काम आ जाए। एक ये यू कैन डू इट, इस चीज़ को हमेशा अपने जहन में रखना है। ये 4 लफ्ज़, लेकिन ये हमेशा आपको अपनी दीवारों पे लिखे हुए नज़र आने चाहिए। कैसे कि आप खुद को ये क्यों कहते हो कि मैं ये नहीं कर सकता? क्या जो बंदा ये काम कर रहा है, जो आप एबिलिटी कहते हो मैं नहीं कर सकता, कोई दूसरा बंदा ये जो काम कर रहा है, क्या वो कोई और गंदम की रोटी खाता है? वो भी तो आप वाली गंदम की रोटी ही खाता है ना। वो कोई खलाई मखलूक नहीं है, वो कोई स्पेशल नहीं है, वो भी आप जैसा ही है। बस हमें फ़र्क ये होता है कि हम कुछ और सोचते हैं, जो कामयाब बंदा होता है वो कुछ और सोचता है। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपने अपने आप में लेके आना है, खुद अपने पे ये इरादा आप अपने अंदर लेके आए कि मैं ये कर सकता हूँ। फिर आप जब इंग्लिश पे प्रैक्टिस शुरू करेंगे, बेसिक इंग्लिश आपकी इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी। अगर हम पहले ही अपने जहन में सोच लेंगे खुद को कि मैं वीक हूँ, मुझे ये नहीं आएगी इंग्लिश, तो आपको वाकई कभी नहीं आएगी। इसकी मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने ड्राइविंग सीखने के लिए प्रैक्टिस स्टार्ट की, मुझे था मैं नहीं कर सकती, इतनी मैंने ट्राई की, पता नहीं वो मैनुअल थी गाड़ी जिस पे मैं प्रैक्टिस कर रही थी, मुझे वो गियर का नहीं पता चलता था कैसे लगाते हैं, वो इतना नहीं याद रहता था इस साइड पे ब्रेक है और इस साइड पे एक्सेलरेटर है, मुझे नहीं पता चलता। मैंने खुद जहन में ये सोच लिया था कि मैं नहीं कर सकती, लेकिन जब मेरे अब्बू ने कहा कि कर सकती हो, अपने जहन से ये निकाल दो कि मैं नहीं कर सकती, तो फिर कर लोगी, और फिर वो हो गया। ऐसे होता है। अपने बात बताने का मकसद ये है कि आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि यू कैन डू इट, और ये यू आर नेवर लेट। आप कभी भी लेट नहीं हो, आपकी कोई भी एज है, आप किसी भी स्टेज पे पहुंच गए हो, आप कुछ भी सीखना शुरू करते हो आप सीख जाओगे। ओके जी, लेट मी मूव टूवर्ड्स बेसिक इंग्लिश स्टेप्स कि आपने क्या करना है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? पहले जो इसकी टिप है, वो टिप ये है कि आपको जो टेंसेस हैं वो क्लियर होने चाहिए। टेंसेस कौन से? ये जो ग्रामर होती है ना, टेंसेस, ये पास्ट, परफेक्ट, प्रेजेंट और ये सारे 12 टेंसेस होते हैं ना, हमने उनको रट्टे नहीं लगाने, हमने कुछ भी नहीं करना। मैं बिल्कुल आपको जो की पॉइंट्स हैं वो बता दूंगी, आपने उस पर थोड़ा सा काम करना है, 2 दिन लगाएंगे, वो आपकी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। जब हम कंटेंट राइटिंग करते हैं ना, इसमें कोई भी नहीं देखता कि आपने फलां जगह पे आना था हैज़ और आपने हैव लगाया हुआ है। इतनी माइनर मिस्टेक्स को कोई नहीं देखता, और अगर इतनी माइनर मिस्टेक आ भी जाए ना, तो वो ग्रामरली उसको इम्प्रूव कर देता है। ग्रामरली हमारे पास हर चीज़ का हल है, ठीक है। लेकिन आपको जो बेसिक वर्ड्स, जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होने हैं, उनका पता होना चाहिए। हम जिन बच्चों को ये सेंटेंस बनाने में मुश्किल आती है ना, उनको मुश्किल कहाँ पे आती है? उन्हें ये नहीं पता होता हेल्पिंग वर्ब्स कहाँ पे यूज़ करने हैं। सो आपने क्या काम करना है? जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स, कंजंक्शंस होते हैं जो लफ्ज़ों को जोड़े होते हैं, हैज़, हैव, विद, एंड, ये सारे, इन लफ्ज़ों का यूज़ देखना है और इनका मतलब देखना है क्या होता है, पता होना चाहिए। हैज़, हैव, वुड, विल। अगर क्वेश्चन में आंसर आ रहा है, तो ये क्वेश्चन में स्टेटमेंट आ रही है, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ये वर्ब्स वो स्टार्ट में चले जाएंगे, ठीक है। और फॉर कहाँ पे यूज़ होता है, फ्रॉम कहाँ पे होता है, सिंस कहाँ पे होता है, देन और देन में फ़र्क क्या होता है, ये पता होना चाहिए। बहुत से लोगों को देखा है जहाँ पे देन यूज़ होना है वहाँ पे देन कर रहे होते हैं। ये देन जो है 2 चीज़ों को कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है, जहाँ पे निस्बत हो, कोई 2 चीज़ों को हम कंपैरिजन कर रहे हैं, और ये देन का मतलब होता है तब, फिर। व्हेन कहाँ पे यूज़ होना है, इस तरह की चीज़ें। इन लफ्ज़ों का आपको इस्तेमाल आज मैं इसकी एक लिस्ट और इसके मतलब लिख के ना आपको नोटबुक पे तो तस्वीर भी भेज दूँगी, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब इन लफ्ज़ों का मतलब पता चल गया, ठीक है, ओके। अब हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो चीज़ लिखने जा रहे हैं वो हम पास्ट में लिख रहे हैं या हम प्रेजेंट में लिख रहे हैं। पहले इस चीज़ को क्लियर कर लेना है। जितने भी आपने आर्टिकल्स लिखने हैं, जितने भी आपने कंटेंट राइटिंग करनी है, वेबसाइट कंटेंट, वो हमेशा प्रेजेंट में होगी, हमेशा। इस चीज़ को ध्यान में रखना है।
ठीक है। अच्छा जी, प्रेजेंट में होगी तो थोड़े इसमें भी की पॉइंट्स हैं जो आपने जहन में रखना है। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस में हम अगर सिंगुलर कोई हो, मतलब फॉर एग्जांपल ही और शी होता है, तो हम साथ गो, जो वर्ब है उसके साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं, एस या ई एस साथ लगाते हैं। गो अब वर्ब था ना, तो इसके साथ ई एस लगा दिया। और अगर यही प्लूरल होता, मतलब दे होता, तो हमने सिर्फ गो लगाना था, फिर एस या ई एस नहीं लगाते। इन चीज़ों को, इतनी जो बेसिक चीज़ें हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। प्रेजेंट में ये है। और आपने जो जब अगर पास्ट टेंस यूज करना है तो फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आनी चाहिए। गो की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ड वेंट होती है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि जहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आनी है वहाँ पे सेकंड लगा रहे होते हैं, उन्हें पता नहीं होता। तो आप लोगों ने अपनी इंग्लिश राइटिंग की स्किल को इम्प्रूव करने के लिए ये चीज़ कर लें कि आपको जो फॉर्म ऑफ वर्ब्स है ना, वो सारी आनी चाहिए। फॉर्म ऑफ वर्ब्स ही कहते हैं ना इसे, हाँ। ये जो होती हैं गो, वेंट, गोन, वो 6वीं 7वीं का भी कोई आप वो ले लेंगे ना, खुलासा जो इंग्लिश का होता है, गाइड उसकी, उसमें भी सारा कुछ लिखा होता है। फॉर्म ऑफ वर्ब्स सारी, गो, वेंट, गोन, वो सारी जो होती है ना, रीड, रेड, रेड। अब ये जो रीड है, ठीक है, स्पेलिंग इसकी सारी वर्ब्स के लिए, फॉर्म ऑफ वर्ब्स के लिए सेम रहने, लेकिन इसको प्रोनाउंस हमने क्या करना है, रीड, रेड, रेड। इस तरह ये फॉर्म ऑफ वर्ब्स आपको आनी चाहिए मोस्टली, ताकि जब आप कोई भी कंटेंट लिख रहे हो ना, तो आपको पता हो यहाँ पे पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो आप उसकी सेकंड फॉर्म यूज कर लें। सारी आपको आनी चाहिए। सेकंड या थर्ड यहाँ पे यूज होनी है। थर्ड तो जाके पास्ट परफेक्ट में उसका काम बहुत ना माइनर सा होता है, ठीक है। अच्छा जी, एक और चीज़, जितने आपने वेबसाइट कंटेंट, आर्टिकल राइटिंग, मैं आप लोगों के क्वेश्चंस नहीं देख रही, मैं अपनी बात पूरी कर लूँ फिर देखती हूँ। जितना भी कंटेंट लिखना है वो हमने प्रेजेंट में लिखना है। अगर आप स्टोरी राइटिंग की तरफ जाते हैं, वैसे स्टोरी राइटिंग ये हमारे वेबसाइट कंटेंट में नहीं आता, बट अगर आपको कोई क्लाइंट कहता है कि मेरे आर्टिकल में कुछ थोड़ी सी स्टोरी भी डाल दो, स्टोरी राइटिंग में जाते हैं, तो फिर वो पास्ट में होगा हमेशा। ये कहानी जो होती है, कहीं पे भी स्टोरी राइटिंग, वो या फिक्शनल नॉवल राइटिंग आप कर रहे हैं कुछ भी, वो इमेजिनेशन वो पास्ट में होती है हमेशा। स्टोरी राइटिंग हमेशा पास्ट में होती है। वहाँ पे फिर आपने वॉज और वर और जो सेकंड फॉर्म है वो हमने लगानी होती है। इतना आपको पता होना चाहिए, बस छोटी छोटी बेसिक पॉइंट पता होने चाहिए, फिर आप इजीली कर लोगे। जो नेक्स्ट टिप है वो नेक्स्ट टिप क्या है कि आपने ये मैंने आपको पहले भी बताया था, किधर गया शिफ्ट का बटन, हाँ। नेक्स्ट टिप, आपने जो भी चीज़ लिखनी है उसको पहले उर्दू में सोचें, ठीक है, कि उर्दू इसकी उर्दू क्या है, मैं क्या लिखने जा रहा हूँ। फिर उसको इंग्लिश में लिखें, जो उर्दू में सोचा हुआ था फिर इंग्लिश में लिखें। जब आप इंग्लिश में लिखेंगे ना, इंग्लिश में लिख के फिर उसको पढ़ लें, आपकी कॉमन सेंस खुद ही कह देगी कि शायद यहाँ पे मिस्टेक है। जो मिस्टेक होगी उसको एक तो MS वर्ड भी हाईलाइट कर देता है। स्पेलिंग की मिस्टेक का तो मसला ही नहीं है ना, वो तो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाती है, वो तो अंडरलाइन कर देता है कि स्पेलिंग की यहाँ पे मिस्टेक है। रह गई बात ग्रामर की, ग्रामरली इसी चीज़ का हल है, आपने कंटेंट ग्रामरली पे लेके आना है और वहाँ से मिस्टेक्स को वो हाईलाइट कर देता है और सजेशन दे देता है, वो ठीक हो जाती हैं वहाँ से। और जितना आप ज़्यादा ग्रामरली यूज़ करते जाओगे आपको प्रैक्टिस होती जाएगी वहाँ से। और ये टिप थी मेरी कि जो भी आप जिस चीज़ में भी, इवन मैंने एक मैं आर्टिकल पढ़ रही थी, स्पेनिश आर्टिकल था, वो भी अपने वो स्पेनिश जो होते हैं ना उनको भी इंग्लिश नहीं आती, तो वो क्या, इवन मेरा एक क्लाइंट था स्पेनिश, वो मुझे अपना आर्टिकल लिख के उसको स्पेनिश में वो लिखते थे और इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मुझे भेजते थे गूगल ट्रांसलेटर से। तो वो कहते थे हमारी इसमें से जो मिस्टेक्स हैं वो इम्प्रूव कर दो। मैं इनको प्रूफ रीड करके देती थी, मतलब उसमें ग्रामर मिस्टेक्स होती थी। इस तरह हम ट्रांसलेशन करें गूगल ट्रांसलेटर से तो ग्रामर मिस्टेक्स आती हैं। तो उनका मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, वो अपने बच्चों को टिप्स बता रहे थे ऐसे ही इंग्लिश इम्प्रूव करने की। तो उन्होंने भी यही बात की हुई थी कि जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है ना, जो आपकी मुकामी ज़ुबान है, उसमें आप पहले सोचें और फिर आप इंग्लिश में लिखना शुरू करें, तो इस तरह आपकी इम्प्रूवमेंट होती है। ग्रामरली जो है वो उसके लिए सबसे हल टूल से वो बेहतरीन जो मिस्टेक्स होती हैं वो इम्प्रूव हो जाती हैं। दूसरी आपको इंग्लिश राइटिंग की तीसरी चौथी जो भी स्किल है वो टिप बताऊं, वो ये कि आपने हमेशा शॉर्ट सेंटेंसेस रखने हैं। एक तो इसका ये फ़ायदा होगा
कि आप जब कंटेंट लिखोगे उसकी रीडेबिलिटी अच्छी आएगी, मतलब रीडर के लिए, वो ऑडियंस के लिए अच्छा होगा। दूसरा, आपके अपने लिए जब आप शॉर्ट सेंटेंसेस में लिख रहे होते हैं तो आपको बात भी समझ आ रही होती है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, और उसमें मिस्टेक्स इम्प्रूव हो जाती है, ज़्यादा चांसेस होते हैं चीज़ समझ आती है। अगर लॉन्ग सेंटेंसेस होते हैं, कम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, तो वो आधी बात पीछे रह जाती है, आपको पंक्चुएशन भी पता नहीं चलती, पंक्चुएशन कहाँ पे लगानी है, और ना आपको ये पता चलता है कि हमने सेंटेंस में ब्रेक कहाँ पे देनी थी। पंक्चुएशन से याद आया, जितने भी इनको ट्रांजिशन वर्ड्स बोलते हैं, इफ, वेयर, सिंस, बट, बिकॉज, ये कंडीशनल वर्ड्स जितने होते हैं ना, ट्रांजिशनल वर्ड मैंने आपको आगे डिटेल से भी करवाने हैं, बट अभी इंट्रोडक्शन में बता देती हूँ। इनके बाद हमेशा कॉमा आता है, ट्रांजिशनल वर्ड्स के बाद। ट्रांजिशन वर्ड्स जितने होते हैं ना, इनके बाद हमेशा कॉमा आता है, ये वाला कॉमा। ये आपने याद रखना है। इस तरह की पंक्चुएशन जो है वो ठीक होती जाती है, और इसमें कोई ऐसी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। और टफ वोकेबलरी नहीं यूज़ करते, ऐसा नहीं कि सिनोनिम यूज़ करते करते मुश्किल लफ्ज़ आप यूज़ कर लें और फिर उन लफ्ज़ों का हमें खुद भी ना पता हो। अगर कहीं पे कोई लफ्ज़ आपको मिला है, मुश्किल है, फ़ौरन से उसको गूगल करें। और सबसे बेहतरीन हल जो मैंने आपको पहले दिन बताया था ना, डिक्शनरी से रोज़ 5 लफ्ज़ देखना शुरू करें, वो आप कर लेंगे, आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। वहाँ से आपकी इम्प्रूवमेंट होती है, ठीक है। और एक और पॉइंट मैंने आपको बताना था, हाँ, आप जो चीज़ लिख रहे हैं उसको स्प्लिट कर लेना है आपने। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक आपके पास टेंस है, सेंटेंस है कोई आपके पास, किस चीज़ के बारे में सोचें, जैसे मैंने आपको उस दिन एग्जांपल दी थी सनग्लासेस वाली ना, सनग्लासेस वाली, उसमें बात तो यही हुई थी ना कि आप अपने बजट को सेव करना चाहते हैं, तो आप अपने वो जो भी इन्वेस्टमेंट की हुई है उसको सेव करना चाहते हैं, तो अपनी ग्लासेस ऐसे वॉश करें और रबिंग ना करें और इस तरह की चीज़ें सारी। इस तरह हमने जो भी सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं, करना तो राइटिंग में हमने यही कुछ है ना कि इंटरनेट से आइडिया लेके और उसको फिर अपने लफ्ज़ों में लिखने, मसला आ रहा है अपने लफ्ज़ों में लिखने का, उसको इम्प्रूव करने की हम बात कर रहे हैं। सो क्या करना है, जो भी आइडिया आपने इंटरनेट से लिया है उसको स्प्लिट डाउन कर लें। स्प्लिट डाउन कैसे कर लें, इमेजिनेशन में करें, नोटबुक पे करें, स्क्रीन पे करें, जैसे मर्जी। उसको छोटे पीसेस में तोड़ लें कि ये क्या कह रहा है, उसकी बात को समझें, समझ के और फिर देखें कि मैं इसको कैसे राइट डाउन कर सकता हूँ। हर चीज़ का हल उसमें निकल आता है। एक और चीज़ बतानी थी, मेरे जहन से स्किप हो रही है, मैंने पॉइंट्स नोट भी किए थे, फिर भी चलें वो मेरे जहन में दोबारा आती है तो फिर बता देती हूँ। ये चीज़ें आप यहाँ से आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अब्दुर्राफ़ी कह रहे थे, मोहम्मद यूसुफ कह रहे थे, समझ आ गई आपको? ये इतने ज़्यादा बच्चों ने अब क्लास ज्वाइन की है तो मैंने तो इतना कुछ बता दिया, कुछ इम्प्रूवमेंट होगी। अच्छा, अब मैंने जो फेवर आपको देनी थी वो फेवर ये है मेरी तरफ से कि यूसुफ, आप जब किसी के साथ इंग्लिश में चैटिंग करते हो ना, तब भी आपकी ये जो चीज़ें हैं इम्प्रूव हो जाती हैं। तो मैं आपको ये फेवर दे सकती हूँ कि आप मेरे साथ रोज़ 15 से 20 मिनट इंग्लिश में चैटिंग कर लिया करें। मैसेज बेशक ग्रुप में कर लें, ग्रुप में कर लें तो आप लोगों का ये फ़ायदा होगा कि अगर कोई बंदा गलत लिख रहा है कोई चीज़, तो दूसरा बंदा कहे कि भाई ये तुमने यहाँ पे गलत लिखा है, इसको ठीक हम कर देंगे। वो उसको क्रिटिसिज्म में नहीं लेना कि उसने मेरी गलती निकाली है, ठीक है, उसको पॉजिटिव वे में लेना है। इसका मकसद ये होगा कि आप पता चल जाएगा आपने ठीक नहीं लिखा। उस दिन मुझे शायद फरहाना ने, ये पता नहीं किसी बच्चे ने मैसेज किया था, उनकी ना थोड़ी सी मिस्टेक थी, तो मैंने उन्हें बता दिया कि यहाँ पे ये नहीं आना, इस तरह आना है मैसेज। उन्होंने कोई आम ही किया था। इससे क्या होगा आपको पता चल जाएगा। उन्होंने क्या किया हुआ था, सेंडेड लिखा हुआ था, आई हैव सेंडेड यू द असाइनमेंट। तो मैंने उन्हें बताया कि सेंडेड नहीं आना, सेंड की जो सेकंड फॉर्म होती है ना वो सेंट है, सेंट आना है। इसी तरह किसी और की भी छोटी सी गलती थी, वो मैंने बता दिया। इसका क्या फ़ायदा हुआ कि एक दफ़ा गलती निकालने से उनको पता चल गया कि मेरे में ये मिस्टेक है, मैं नेक्स्ट टाइम इसको इम्प्रूव करूँगी। ऐसी मिस्टेक से हम सीखते हैं। सो क्लियर हो गया, कुछ चीज़ें पता चली हैं। एट द एंड वो जो कंक्लूजन है वो यही है कि जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उससे इम्प्रूवमेंट आएगी। ओके, चलें जी,
मैं मूव करती हूँ अब हमारी रीडेबिलिटी की तरफ। थोड़ा सा मैं 1 मिनट में आपका जो पुराना लेक्चर है उसको रिफ़्रेश कर दूँ ताकि आप लोगों का रिमाइंड हो जाए कि हमने क्या किया था। फिर मैं चलती हूँ रीडेबिलिटी की तरफ। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था एसईओ कंटेंट राइटिंग, एसईओ आर्टिकल राइटिंग कैसे करते हैं। उसमें हमने कीवर्ड्स का यूज़ देखा था। 2 टाइप के कीवर्ड्स होते हैं, आपको बताया था। फोकस्ड कीवर्ड मैं शॉर्ट में लिखूंगी, अब आप लोगों को पता है ये सारा कुछ लास्ट क्लास में करवाया हुआ है। फोकस्ड कीवर्ड और प्राइमरी कीवर्ड्स होते हैं। जो फोकस्ड कीवर्ड है वो एक ही होता है, उसको मेन कीवर्ड या टारगेटेड कीवर्ड भी बोलते हैं। फोकस्ड कीवर्ड का इस्तेमाल जो है वो हमने वन टाइम लाजमी टाइटल में भी करना होता है, ठीक है, वन टाइम टाइटल में करना होता है। फिर हमने उसका वन टाइम यूज़ फर्स्ट 100 वर्ड्स में भी करना होता है। फर्स्ट 100 वर्ड पहले 100 लफ्ज़ों में करना होता है। फिर उसके बाद आप कहीं नीचे किसी सब हेडिंग या हेडिंग में यूज़ करना चाहें तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। और जो प्राइमरी कीवर्ड्स होते हैं वो आपने पूरे आर्टिकल में स्प्रेड डाउन कर देने हैं। बॉडी कंटेंट में लिखें, हेडिंग में लिखें, सब हेडिंग में लिखें, जैसे भी जो इनकी कीवर्ड डेंसिटी है, ठीक है, जो इनकी कीवर्ड डेंसिटी है वो कितनी होनी चाहिए, कितनी बताई थी, 1 to 2% होनी चाहिए। 1 to 2% का मतलब है कि अगर कोई आर्टिकल 1000 लफ्ज़ का है तो उसे 10 से 20 बार उसमें टोटल कीवर्ड्स आ सकते हैं, फोकस्ड कीवर्ड और उसको मिला के। कीवर्ड्स का यूज़ कैसे करते हैं वो आपको बताया था। जिस तरह हम कोई भी लफ्ज़ हमें दिया जाए कि इसको जुमले में इस्तेमाल कर लें, वो आपको प्रैक्टिस भी करवा दी थी कि वुमेन एम्पावरमेंट का अगर हमारे पास कोई कीवर्ड है तो उसको हम एक सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, ये चीज़ें आपको बताई थी। कंक्लूजन होना चाहिए आपके जो आर्टिकल का बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें इंट्रो, इस चीज़ को नहीं आपने भूलना कभी भी। इंट्रो, बॉडी कंटेंट और फिर उसका जो कंक्लूजन या आप कह लें फाइनल वर्ड्स या बॉटम लाइन या कुछ इस तरह की चीज़ें, ये लाजमी होना चाहिए। कंक्लूजन जिस बच्चे ने अब नेक्स्ट असाइनमेंट में भूला ना, मैंने फिर नाराज़ हो जाना है। मैंने इतनी बार बताया, वो फिर जब असाइनमेंट करके भेजते हैं पॉइंट्स लिख के छोड़ा होता है, हमें कैसे पता चलेगा आर्टिकल पूरा हो गया या नहीं, वो लगेगा कि मिसिंग है सारा कुछ। अच्छा जी, आज हमने देखना है ये जो कंटेंट हमने लिखा है इसकी हमें कैसे पता चलेगा ये अच्छा एसईओ कंटेंट है। इसकी हमने रीडेबिलिटी कैसे चेक करनी है। वो रीडेबिलिटी चेक करने के लिए हमारे पास एक टूल है योस्ट, वो हम आज करेंगे। बहुत मज़े का टूल है, थोड़ा सा टेक्निकल है। हमारा इंटरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना चाहिए, हम थोड़ा थोड़ा एडवांस लेवल पे जा रहे हैं। ये तो बेसिक चीज़ें थी जो हमने कर ली हैं। अब हम नेक्स्ट मूव कर रहे हैं कंटेंट रीडेबिलिटी पे। कि हमने जो एक कंटेंट रीडेबिलिटी का मतलब है कि जो चीज़ हमने लिखी है वो कितनी पावरफुल है, लोगों की समझ में कितनी आएगी, उसका स्कोर कितना है। बाकायदा वो स्कोर बताते हैं वहाँ पे। हर चीज़ हमने चेक करनी है, उसमें कौन से लफ्ज़ों का इस्तेमाल हुआ है, कीवर्ड्स अच्छे से यूज़ हुए हैं या नहीं, ये चीज़ें होती हैं। समझ आ गई है मेरी बात की? आयशा, निदा, मलाइका, आप लोगों को समझ आ रही है सारे स्टूडेंट्स को? ओके। इससे पहले मुझे याद आया, आप लोगों में से किसी ने उस दिन क्वेश्चन पूछा था कि मैडम हमने जो कीवर्ड्स यूज़ किए हैं हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से कीवर्ड कितनी बार यूज़ कर लिए। उसके बच्चे 2-3 तरीके हैं, मैं आपको बता देती हूँ। एक तो आप मैनुअली गिन सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं ना। छोटा आर्टिकल हो तो आप काउंटिंग कर लें कि मैंने ये कीवर्ड इतनी बार यूज़ किया। मैं शुरू में ऐसे ही करती थी, मुझे टूल्स का नहीं पता था, तो मैं वो आर्टिकल लिख लेना और पीछे से फिर शुरू हो जाना, 1 2 3 4 इतनी दफ़ा ये कीवर्ड यूज़ कर लिया, ठीक है। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा, आपके पास कीवर्ड्स की लिस्ट तो होगी। दूसरा तरीका, पहला तरीका क्या है कि मैनुअल आपने काउंटिंग कर लेनी है, नोट कर लें अपने पास। पहला तरीका है मैनुअल काउंटिंग कर लेनी है, मतलब 1 2 3 इस तरह करके कि कौन सा कीवर्ड कितनी बार यूज़ हो गया। ये वहाँ पे सूटेबल रहेगा अगर आपका आर्टिकल कोई छोटा है, 500 600 700 लफ्ज़ का। अगर आर्टिकल बड़े हो जाते हैं फिर उसमें तो नहीं ना इतनी काउंटिंग की जाएगी। उसके लिए दूसरा वे क्या है, दूसरा तरीका क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये कीवर्ड है वेबसाइट बैकअप सर्विसेज, ठीक है, आप इसको यहाँ पे सर्च कर लें। यहाँ पे ये आपको बता देगा कि इसके 3 रिजल्ट्स हैं। आपको पता चल गया कि ये वाला कीवर्ड 3 टाइम्स यूज़ हुआ है, ठीक है। कोई और कीवर्ड आप चेक करना चाहते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट कॉपी सर्विस में कॉपी करके यहाँ पे लगा रही हूँ, ये भी इसके 3 रिजल्ट्स आ रहे हैं। सो हमें पता चल गया कि ये भी 3 टाइम यूज़ हुआ है। इस तरह करके आप चेक कर सकते हैं,
अच्छा, ये मैंने नेविगेशन बार कैसे निकाला है? MS वर्ड पे आपने सर्च करना हो ना तो Ctrl+F लिखते हैं, वो इस तरह ये सर्च बार आ जाता है, आप यहाँ से डाटा सर्च कर सकते हो। Ctrl+F को हो यहाँ पे लिखते हैं, Ctrl+F यूं करके ना आप उसका जो सर्च बार है वो खोल सकते हो और वहाँ पे हर कीवर्ड बारी बारी सर्च करते जाएं, आपको पता चल जाएगा ये इतनी दफ़ा यूज़ हो गया। अब जो आखिरी तरीका है वो टूल वाला है। टूल कौन सा है, नाम नोट कर लें, wordcount.net। ये वाला जो टूल है ना, ये हमारे कीवर्ड्स खुद ही उसको हमने उसमें की अपना आर्टिकल कॉपी करके उसमें इंसर्ट करना है। जिस तरह हम ग्रामर और प्लेजरिज्म चेक करने के लिए अपना आर्टिकल उस पर अपलोड करते थे ना, इसी तरह इस टूल पे मैं खोल के दिखाती हूँ। इस टूल पे जाके हमने अपना आर्टिकल अपलोड करना है, ये डिटेक्ट कर लेता है और हमें बता देता है कि कीवर्ड्स जो यूज़ हुए हैं उनकी रेशो क्या है। ठीक है, अच्छा जी, ये जो wordcount.net टूल है ना, ये पहले नॉर्मली चलता था हमारे यहाँ पे। इवन मैंने जो मेरा फर्स्ट बैच था उसमें मैंने बच्चों को बताया था, वो ओपन हो रहा था उससे ना, तो लेकिन ये अभी से ना उन्होंने शायद कोई रीडायरेक्शन लगा दिया अपने लिंक पे या क्या, वो VPN के बगैर चलता नहीं है। मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ, उसके लिए VPN करना पड़ेगा। wordcount.net मैंने शाम ओपन किया आप लोगों को बताने के लिए, तो वो साइट ओपन नहीं हो रही थी। उसके लिए मैं बता देती हूँ, आपने VPN लगा के फिर कर लेना, ये नहीं होती साइट ओपन ना इनकी। तो इसके लिए अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में ना आपने एक ये वाला VPN है, कोई और करना है और कर लें, ये ब्राउज़र इस नाम से VPN है, ये इंस्टॉल कर लेनी है इसकी एक्सटेंशन। जिन बच्चों को इंस्टॉल करते हुए कोई मसला है तो वो पूछ लें फिर। ठीक है, ब्राउज़र पे गूगल पे सिंपल ये ब्राउज़र लिखेंगे तो आ जाएगा। ये ऑफ है अभी, ठीक है, मैं इसको ऑन करती हूँ। यहाँ पे ऑप्शन होते हैं, आपने कौन से कंट्री का लेना है। मैंने मल्टीपल चेक किए थे, मेरे ख्याल में यूनाइटेड किंगडम पे भी चल रहा था, सिंगापुर पे भी। चलें इस पे कर लेते हैं। अब चेक करते हैं, ये टूल खुलेगा तो मैं आपको टूल यूज़ करके दिखा देती हूँ कि किस तरह इस पर हमने आर्टिकल कीवर्ड डेंसिटी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या करना है, कैरेक्टर्स काउंट, इस पे क्लिक करेंगे। ये बता दूं टूल का, फिर आप लोगों के यहाँ तक के क्वेश्चन ले लेती हूँ और फिर आगे बता दूँगी। चलो जी, अब ये भी नहीं ओपन हो रहा। ये इन्होंने कोई रीडायरेक्ट लगा दिया, विजिट वेबसाइट, करेक्टर स्टार्ट है, शांत होकर ये भी ऐड आ रही है, ये नहीं चलेगा। इन्होंने शायद अपनी वेबसाइट सेल आउट कर दी है या कुछ किया है, ये ना ओपन नहीं हो रही। लेकिन शाम हो गई थी, मैंने चेक किया था, मैं इसको अगेन देख लेती हूँ। जी जी, ये कौन कुछ कह रहे थे आप? wordcounter.net यही होगा? नहीं, पहले तो wordcount.net था, उन्होंने डोमेन चेंज कर ली होगी अपनी, हो सकता है डोमेन चेंज कर ली हो, क्योंकि वो मैंने देखे सर्च बार में भी आ रहा है wordcount.net था पहले, तो मैं वही यूज़ करती रही हूँ। चेक कर लेते हैं, हाँ यही है। अच्छा जी, या तो मुझे वो उसमें मिस्टेक आ रही है या फिर इन्होंने वाकई डोमेन नेम चेंज कर लिया। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अपना कोई भी जो हमारा आर्टिकल था ये कॉपी करते हैं, इसको हमने यहाँ पे पेस्ट किया। अच्छा जी, अब कीवर्ड्स देखने कैसे हैं वो मैं आपको बताती हूँ।
ये देखें, ये साइड पे लिखा हुआ है कीवर्ड डेंसिटी, मैंने सिर्फ एक वो लगाया है, ठीक है। अब आपको पता है ना, आपके पास कीवर्ड की लिस्ट है, आपको पता है कि आपका कीवर्ड क्या है। ऑनलाइन वेबसाइट बैकअप सर्विस, कितने लफ्ज़ हैं इसमें? 4, 1 2 3 4 है ना। तो आपने यहाँ पे उन्होंने ना पहले x1 के बताने हैं सारे, मतलब एक एक लफ्ज़ के, उन्हें तो नहीं ना बता कि आपका कीवर्ड कौन सा है। x1 के बता देने ये इतनी बार यूज़ हुआ, उसको छोड़ दे, हमारा x1 से ताल्लुक ही नहीं है। x2 मतलब 2 वर्ड्स वाला भी हमारा कीवर्ड कोई नहीं है। 4 वाला है, यहाँ पे 4 की एक्सेस नहीं है, हम 3 वाला चेक कर लेते हैं, ठीक है। बेस्ट ऑनलाइन वेबसाइट बैकअप सर्विस, डिटेक्ट ही नहीं किया इसने, पूरा आर्टिकल पब्लिश करके देखते हैं। टूल्स की भी बेमर्जी होती है अपनी। ये देखें, ऑनलाइन वेबसाइट बैकअप और वेबसाइट बैकअप सर्विस दोनों के अलग अलग आ रहे हैं, क्योंकि ये x3 का बता रहे हैं, मतलब 3 वर्ड्स का बता रहा है, तो वो 3% उसने उसकी डेंसिटी दी हुई है। हमारा तो कीवर्ड ये था ऑनलाइन वेबसाइट बैकअप सर्विस 4 वाला। सो मुझे ये नहीं तरीका, ये नहीं चल रहा। अगर आपके कीवर्ड्स कम हो ना, 3 तक हो, फिर तो आप यहाँ से चेक करें, फिर तो वो उसकी रेंज से ही बता देगा। 3 वर्ड्स तक जो आपके कीवर्ड्स हों, फिर यहाँ से चेक कर लें। अगर आपके कीवर्ड्स बड़े हैं या लॉन्ग टेल है, फिर आप उसको मैनुअली चेक कर लें, मैनुअली इजीली चेक हो जाएगा। बस अपना कीवर्ड कॉपी करें, ठीक है, और यहाँ पे डालें, आपको पता चल जाएगा कितनी दफ़ा यूज़ कर लिया। ये सही तरीका है, सिंपल। अगर 3 से कम वाले वर्ड्स हों तो फिर आप वो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। मैं फिर योस्ट ओपन करने लगी हूँ और योस्ट पे आपको सारा कुछ बताती हूँ कि हमने उसको कैसे चेक करना है और क्या क्या फैक्टर्स उसमें कंसीडर करने हैं, और उसकी फिर आपको असाइनमेंट भी मिलेगी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता। गूगल डॉक्स पे लाइक कीवर्ड्स तो नहीं होंगे, वो तो करेक्टर्स बस बताएगा। हाँ, सर्च करने वाला ऑप्शन वहाँ पे होता है, सर्च करने वाला तो ओबियसली मिल जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ अपना कोई डॉक्यूमेंट खोल के। चले, मैं कोई भी अपने इम्पोर्टेंट नोट्स में यहाँ पे रखती हूँ, वहाँ से खोल के दिखा देती हूँ। सर्च ही करना है ना, तो जैसे हमने Ctrl+F से वहाँ MS वर्ड पे सर्च किया था, इसी तरह हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे। वैसे तो बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है, जब आप आर्टिकल लिख रही हो ना, कीवर्ड्स को साथ साथ हाईलाइट करते रहें, ताकि आपको पता चल जाए कहाँ कहाँ कीवर्ड्स यूज़ किए हैं। Ctrl+F करें, यहाँ पे आप जो भी कीवर्ड है, स्पेस मैनेजमेंट या जो भी है, ठीक है, वो सर्च करें। आपको पता चल जाएगा कि ये कितनी दफ़ा यूज़ हुआ है। 21 टाइम यूज़ हुआ है, वो यहाँ पे आ गए, ठीक है। आर्टिकल लंबा है तो उसमें इसलिए ज़्यादा दफ़ा आ रहे। यहाँ पे वर्ड काउंट लिखा आएगा कि कितनी दफ़ा यूज़ हुआ है, सर्च करके आ जाएगा यहाँ से। ओके, अब मैं चलती हूँ। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है। जी प्लीज़। मतलब मुझे नहीं पता ये है। नहीं, उसको नहीं देखना हमने, पूरे को देखना। हाँ, 4 वर्ड्स का एक ही, क्योंकि हमने कीवर्ड की डेफिनेशन ये पढ़ी थी ना, अ वर्ड और कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। सो उसमें जितने मर्जी आ जाए, हाँ, हमने एक पूरे कीवर्ड को देखना है। कोई कीवर्ड्स 2 लफ्ज़ों के भी हो सकते हैं, कोई 3 के भी, तो इसलिए हमने एक कीवर्ड एक ही कंसीडर करना है। ओके, अब रीडेबिलिटी चेक करने के लिए हमारे पास टूल है योस्ट, ठीक है। गूगल पे आप लिखेंगे योस्ट रियल टाइम कंटेंट एनालिसिस विद योस्ट SEO। गूगल पे आपने जाके लिखना है रियल टाइम कंटेंट एनालिसिस। वैसे ये SEO टूल है,
ऑन पेज एसईओ के लिए यूज होता है विद योस्ट एसईओ। वो किसी बच्चे ने उस दिन पूछा था मैडम आप ऑफ पेज ऑन पेज भी कवर करेंगी, तो उनको मैं बता दूं कि ये ऑन पेज का ही हिस्सा है। जो बिगिनर्स हैं उन्होंने कंफ्यूज नहीं होना, बस जो बताने लगी हूँ वो देख ले, फिर एंड पे आपको बता दूंगी कि इसको ऑन पेज एसईओ भी कहते हैं। गूगल पे आपने लिखना है रियल टाइम कंटेंट एनालिसिस विद योस्ट एसईओ। यहाँ से क्या समझ आ रही है कि हम रियल टाइम में मतलब लाइव हम कंटेंट एनालिसिस कर रहे होते हैं योस्ट एसईओ के साथ। योस्ट जो है वो एक टूल का नाम है। वैसे जहाँ पे वेबसाइट्स मैनेज होती है ना वर्डप्रेस में, वर्डप्रेस एक प्लेटफॉर्म है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जहाँ पे वेबसाइट मैनेज हो रही होती है, जो भी वेबसाइट है उसमें हम एक प्लगइन इंस्टॉल करते हैं योस्ट के नाम से। जो एसईओ एक्सपर्ट होते हैं, आप राइटर हैं, जो एसईओ एक्सपर्ट होते हैं वो कंटेंट की ऑन पेज एसईओ वहाँ से करे होते हैं, ठीक है। और वो तो प्लगइन है। अब हमारे पास वेबसाइट नहीं है, क्लाइंट ने हमें अपनी वेबसाइट की एक्सेस नहीं दी हुई, लेकिन क्लाइंट ने कहा है कि मैंने आपको जो आर्टिकल लिख के दिया है मुझे उसका योस्ट भी करके दो या मुझे उसकी ऑन पेज एसईओ करके दो, ठीक है। इसको ऑन पेज एसईओ भी कहेंगे, ब्रैकेट में लिख लें। अगर कोई आपको इस तरह का क्लाइंट मिलता है तो उसका काम कर लेना है आपने कि मैं कर सकता हूँ, तो आप कहेंगे कि मैं कर दूंगा। उसके लिए हमारे पास टूल है yoast.com रियल टाइम कंटेंट एनालिसिस। अच्छा, इसमें अब हमने क्या करना है, सेम जैसे ग्रामरली वगैरह पे हम अपना कंटेंट यहाँ पे पब्लिश करते थे ना, वैसे ही करना है। हम करके देखते हैं, जो भी मैंने आर्टिकल खोला था वही कर लेते हैं। ये हमने जो भी हमारा कंटेंट होगा उसको यहाँ पे पब्लिश कर देना है, ठीक है। जब पब्लिश कर देंगे, पब्लिश मतलब यहाँ पे हमने इंसर्ट कर देना है, अपलोड कर देना है, पब्लिश नहीं है सॉरी। कुछ नहीं करना आपने, किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, सारा कुछ छोड़ दें। ये नीचे कंटेंट असेसमेंट के नाम से एक ब्लॉक है, उस पर जाना है आपने, ठीक है। कंटेंट असेसमेंट के नाम से एक ब्लॉक है, आपने उस पर जाना है और उसको चेक करना है। एक मिनट रुकिएगा, मैं देखूँ दूसरा ब्लॉक पड़ा है, इसमें आपने कंफ्यूज हो जाना है। ये वाला अपलोड करता हूँ। अच्छा जी, जो कोई भी आर्टिकल होगा, बेशक आप लोगों ने आज प्रैक्टिस करनी है ना, तो जो उस दिन की लिखा था आर्टिकल उस पर ही प्रैक्टिस कर लें, फिर बाद में जब और दूंगी तो और की प्रैक्टिस कर लें। जो भी आपने आर्टिकल लिखा हुआ है इसके अंदर इंसर्ट कर देना है। इंसर्ट करने के बाद नीचे कंटेंट असेसमेंट पे चले जाना है, और किसी में आपने कंफ्यूज नहीं होना। कंटेंट असेसमेंट में जितने पॉइंट्स हैं हमने उन सबको सेटिस्फाई करना है। कैसे सेटिस्फाई करना है, यहाँ पे 3 फैक्टर्स होंगे, 3 तरह के पॉइंट्स होंगे जो आपको शो करेंगे। अभी तो सिर्फ उधर रेड और ऑरेंज ही शो हो रहा था ना, रेड और ग्रीन शो हो रहा था। आपके पास 3 आएंगे जब आप एनालिसिस कर रहे होंगे, मतलब 3 कलर इसमें आते हैं। जो रेड होता है, डॉट रेड पॉइंट होता है, उसका मतलब होता है कि आप डेंजर जोन में हैं, मतलब ये पॉइंट जो आपने लिखा हुआ है इट शुड बी इम्प्रूव्ड, ये ठीक नहीं है, इसमें गलतियां हैं, इसको आप ठीक करें। रेड का मतलब यही होता है ना कि मिस्टेक है, ठीक है। दूसरा येलो होगा या येलोइश ऑरेंज टाइप होगा, इस तरह का, ठीक है। जो भी आपको नजर आए, मुझे तो वो येलो नजर आता है, कुछ लोग उसको ऑरेंज कहते हैं। येलो का मतलब होता है कि यू आर इन गुड हैंड्स, के ठीक है आप पास हो, बट आप इसको इम्प्रूव कर लो तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। इसको इम्प्रूव कर लें तो वो ज्यादा। ग्रीन जो है वो सबसे बेहतर होता है, एक्सीलेंट होता है ग्रीन वाला पॉइंट। सो हमारी कोशिश होती है जब हम कंटेंट एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो हमारा मकसद कंटेंट एनालिसिस करने का क्या होता है कि जितने रेड इश्यूज आ रहे हैं हम उनको ख़त्म करें, येलो वालों को इम्प्रूव करें। हमारे सारे पॉइंट्स जब ग्रीन हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे कंटेंट का ओवरऑल स्कोर अप हो जाएगा। समझ आ गई है ना। देखें ये जो दूसरा पॉइंट है इसमें लिखा हुआ है कॉपी का स्कोर, इस कंटेंट का स्कोर कितना है 68,
इसमें अगर और कोई पॉइंट्स रेड होते ना, हम उनको ग्रीन करते, या अगर ये जो पहला पॉइंट है इसको हम ग्रीन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारी कॉपी का स्कोर ऑटोमेटिकली अप हो जाएगा, हाई हो जाएगा। मतलब ये कलेक्टिव स्कोर है पूरे कंटेंट का। एक और चीज़ आपने याद रखनी है, ये जो मैंने आर्टिकल आपके सामने चेक किया है ना, ये टेक्निकल कंटेंट है, एक सॉफ्टवेयर के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। जितने भी टेक्निकल कंटेंट होते हैं उनका स्कोर 60 तक भी आ जाए तो बहुत अच्छा होता है, 60 तक मैक्सिमम। एक और मेरे क्लाइंट का पहले काम है, मैंने जो पहले चेक करने लगी थी उसका स्कोर कम है, इसलिए मैंने आपको वो नहीं चेक करवाया कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, वो ज़्यादा टेक्निकल था। जो भी आईटी से रेलिवेंट जितने भी, या किसी सॉफ्टवेयर के, या कोई टेक्निकल, या जिसमें कोई साइंटिफिक नेम्स आ रहे हैं, वो वाला कंटेंट जब आप चेक करोगे ना इसमें, तो उसका जो मैक्सिमम स्कोर 60 भी आ जाए ना, 55 तक बहुत अच्छा होता है, बेस्ट होता है, क्योंकि उसका स्कोर कम आता है। स्कोर क्यों कम आता है? जितने साइंटिफिक नेम होते हैं, जितने सॉफ्टवेयर के नाम होते हैं, वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, मुश्किल होते हैं ना, तो जितने लफ्ज़ ज़्यादा मुश्किल हो, ये टूल कहता है कि वो कंटेंट डिफ़िकल्ट टू रीड है। इसकी रीडेबिलिटी क्या कहती है? ये रीडेबिलिटी चेक करते हैं। रीडेबिलिटी का मतलब है कि हाउ मच ईजी दिस इज़ टू रीड, ठीक है। जितना वो डिफ़िकल्ट होता जाएगा उतनी उसकी रीडेबिलिटी कम होती जाएगी। सो दिस इज़ रीडेबिलिटी स्कोर, ये जो हमने देखा है, जो मैं आपको दिखा रही थी टोटल स्कोर, ये रीडेबिलिटी स्कोर है 68। दिस इज़ गुड। जो नॉन टेक्निकल कंटेंट होते हैं वो 70 तक भी चला जाता है, 70-75 तक। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है जब आपके क्लाइंट्स का आप काम करो, तो इस चीज़ को जस्टिफाई कर पाओ कि आपका कंटेंट टेक्निकल है, उसमें मुश्किल टर्म्स यूज़ हो रही हैं, इसलिए उसका स्कोर इतना है, ठीक है। जो नॉन टेक्निकल कंटेंट होता है वो 70 तक भी चला जाता है, वो अच्छा होता है जितना भी चला जाए, ओके। अब हमने देखना क्या है, इन पॉइंट्स को हमने करना कैसे है। सारे पॉइंट्स को मैं बारी बारी एक्सप्लेन करने लगी हूँ। जो पहला पॉइंट है वो कह रहा है कि आपके जितने भी सेंटेंसेस हैं टोटल, वो 13.9% सेंटेंसेस ऐसे हैं जिसमें ट्रांजिशन वर्ड यूज़ किया हुआ है। ये कम है, रेड पॉइंट लगाया हुआ है ना। जो हमारा यूज्ड है उसकी रिक्वायरमेंट है, मैं इधर आपको लिख के बताती हूँ। कंफ्यूज नहीं होना ज़रा भी, जहाँ पे आप कंफ्यूज हुए ना मैं आप दोबारा बता दूँगी, बट कंफ्यूज होना नहीं है आपने, मतलब मुझे बता दीजिएगा जहाँ पे हुए, मैं दोबारा बता दूँगी। यूज्ड का जो क्या था, हाँ, यूज्ड की रिक्वायरमेंट है, जो ट्रांजिशन वर्ड्स हैं शुड बी मिनिमम ऑफ 30%। कम अज़ कम भी जो ट्रांजिशन वर्ड्स हमने यूज़ किए हैं वो 30% होने चाहिए। अब ट्रांजिशन वर्ड्स होते क्या है, मैं इस चीज़ को पहले एक्सप्लेन कर दूँ, फिर वापस हम अपने पॉइंट की तरफ जाएंगे। ट्रांजिशन वर्ड्स कौन से होते हैं? वर्ड्स that are used to transfer, transition लफ्ज़ से देखिए आप, ट्रांसफर द मीनिंग फ्रॉम वन पार्ट ऑफ, ये इसको रट्टा नहीं लगाना, बस समझना है, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सेंटेंस टू अनदर वन। मैं एग्जांपल दे के समझाती हूँ। ट्रांजिशन वर्ड्स वो होते हैं जो एक सेंटेंस के मतलब को दूसरे सेंटेंस तक ट्रांसफ़र करते हैं। इसमें कंडीशनल वर्ड्स होते हैं। कंडीशनल वर्ड्स फॉर एग्जांपल इफ़, वेदर, सो, देयरफॉर। मैं एक सेंटेंस की एग्जांपल दूंगी फिर समझ आ जाएगा। बिकॉज, बट, इस तरह के जितने भी वर्ड, सिंस, दैट्स वाई, ये सारे जो है ना ये ट्रांजिशन वर्ड्स हैं। हम इस तरह का सेंटेंस हमने लिखना तो हम कैसे लिखते हैं, दिस इज ट्रू बट, फिर आगे अगली बात करते हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज रेयर, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज रेयर, ये एक्सेप्टेड लिख लें कि ये बात ठीक है, लेकिन हम एक्सेप्शंस जो नया बातें होती हैं वो भी कभी कभी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो भी एक्सेप्टेबल होती हैं। लेकिन का लफ्ज़ आ गया, बट आ गया ना, कंडीशन लगा दी हमने। इसी तरह कह दें कि
उसके मैट्रिक के एग्ज़ाम वो जो रिज़ल्ट आया है उसके 1000+ मार्क्स हैं, बिकॉज ही वॉज हार्ड वर्किंग। बिकॉज हमने शर्त लगा दी ना, अंदर वजह बता दी, रीज़न बता दी, कंडीशन लगा दी कि वो मेहनती था तो उसके इतने मार्क्स आए हैं। ही इज़ अ गुड फ्रीलांसर, ही इज़ अ मिलियनियर बिकॉज ही इज़ डूइंग हार्ड वर्क, ही हैज़ स्लीपलेस नाइट्स। ठीक है, कंडीशन हमने अंदर लगा दी, कोई शर्त रख दी, कोई हम उसका मतलब ट्रांसफ़र कर रहे हैं। पहले सेंटेंस का जो पीस है उसको हम दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं, ये होते हैं ट्रांजिशन वर्ड्स। समझ आ गई है? अच्छा जी, अब ये जो योस्ट है वो कहता है कि आपकी कंटेंट में कम से कम 30% ट्रांजिशन वर्ड्स होने चाहिए, कम से कम इतने होने चाहिए। इससे ज़्यादा हो सकते हैं बट इससे कम ना हो। जो कम से कम की रिक्वायरमेंट है वो 30% है। अब हमने कितने किए हुए हैं? 13.9, ऑलमोस्ट 14%, इसलिए उसने इसको रेड कर दिया। हमने उसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, कम से कम उसको जीने के लिए, सांस लेने के लिए जितनी हवा चाहिए, हमने उसको प्रोवाइड ही नहीं की हुई, इसलिए उसने उसको डेंजर जोन में डाल दिया, उसको रेड कर दिया कि दिस इज़ नॉट गुड। अब क्या है, हम अपने इस पॉइंट को रेड को ग्रीन करने के लिए हम जो भी तरीका अपनाएंगे हमारी ओवरऑल स्कोर पे भी फ़र्क पड़ेगा। अब हमने इसको इम्प्रूव कैसे करना है? ये इसके सामने एक आंख बनी हुई है, उस आंख पे क्लिक करना है आपने। मैं करके दिखाती हूँ। ये आपको पैराग्राफ में उस जगह पे ले जाएगा जहाँ पे ये पॉसिबल है कि आप वहाँ पे ट्रांजिशन वर्ड यूज़ कर सको। ट्रांजिशन वर्ड्स यूज़ करते जाओगे, पूरे कंटेंट में करना है, फिर उसका स्कोर बढ़ेगा। कहाँ 13 और कहाँ 30, उसको लेके जाना है 30 तक। इस पर टाइम लगता है अच्छा खासा। एक और चीज़ आपको बताऊँ, ये चीज़ मैं आपको सिखा तो रही हूँ, जब क्लाइंट्स ने आपसे ये काम लेना है ना तो इसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। अगर क्लाइंट आपको कहता है कि मेरा ये आर्टिकल लिख दो, आपने कीवर्ड्स के साथ, आप रिस्पॉन्सिबल है उसको लिख के दे देना है। अगर क्लाइंट कहे कि मेरे कंटेंट की ऑन पेज एसईओ भी कर दो, उसका योस्ट भी कर दो, तो उसके आपने एक्स्ट्रा चार्जेस लेने हैं, कम से कम $5, 10, शुरू में 5 ले लें, एक्स्ट्रा $10, इस तरह। ये एक्स्ट्रा चीज़ है, ये राइटिंग के अंदर ही नहीं उसको थमा देनी। मैं शुरू में मुझे नहीं पता था कि इसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। मैं जो पर वर्ड जितने चार्जेस ले रही थी उसी में क्लाइंट को, फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस पर तो अच्छा खासा टाइम लगता है, तो मैंने किसी सीनियर से मशवरा लिया, उन्होंने बताया कि इसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। सो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। अच्छा, मैं आपको 1-2 सेंटेंसेस करके दिखा देती हूँ, आपको पता चल जाए। जो ट्रांजिशन वर्ड है जिसकी जहाँ पे सेंस बनती है आपने वहाँ पे यूज़ करना है, बिला वजह इफ़ और बट, बिकॉज कहीं पे भी नहीं लगा देना जहाँ पे आपका दिल करे। नहीं, सेंटेंस को पढ़ना है। आप देखें इसने सेंटेंसेस हाईलाइट कर दी हैं। वो योस्ट कह रहा है कि इस जगह पे आप अपने जो ट्रांजिशन वर्ड्स हैं वो लगा सकते हो। ठीक है, हम इस सेंटेंस को पढ़ के देखते हैं वो क्या कहता है। तो हम देखते हैं इसमें कौन सा ट्रांजिशन वर्ड फिक्स हो सकेगा। एयरड्रॉइड कास्ट, ये सॉफ्टवेयर का नाम है, इज़ द मोस्ट रेटेड कास्टिंग ऐप दैट इज़ कंपैटिबल विद मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। क्योंकि हम पीछे भी इसकी बात करते आए हैं एयरड्रॉइड कास्ट की। ठीक है, सॉफ्टवेयर जो स्क्रीनिंग के लिए यूज़ होता है, हमने एक पीसी से दूसरा पीसी कनेक्ट या शेयर करना हो, स्क्रीन मिररिंग करनी हो तो उसके लिए यूज़ होता है। अच्छा, सिंस आप कर सकते हैं। सिंस का मतलब होता है ना बस, या पहले जिस चीज़ को हम रिलेट कर चुके हों, इसलिए हमने सिंस का यूज़ कर लिया। आप लोगों जिनकी इंग्लिश थोड़ी वीक है, आपने ये ट्रांजिशन वर्ड्स का भी, ये मैं इसकी भी एक लिस्ट भेज दूंगी, उनके मतलब देख लेने हैं। बट का मतलब क्या है, बिकॉज का, इफ़, वेदर, सो, आइदर, नाइदर, सारा कुछ ये देख के आना है आपने, ताकि ये बेसिक चीज़ें कवर हों। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास लग गया, और हम देख लेते हैं कहाँ पे ट्रांजिशन वर्ड लग सकता है। Users with older incompatible TV models can also share their device screen to share a TV with the AirDroid Cast app. The article listed a few methods on how to. अच्छा, पीछे उसने बताया है कि ये जो आर्टिकल है इसमें हमने सारे तरीके बता दिए हैं कि ये सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ होना है। आप यहाँ पे कर लें, दैट इज़ हाउ यूज़र्स विद ओल्डर इनकम्पैटिबल टीवी कैन ऑल्सो शेयर द। मतलब हमने जो तरीका बताया है इस तरीके से यूज़र्स अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। मतलब मेरा कहने का ये है कि आपने जो भी सेंटेंस जहाँ पे आप अपना
ट्रांजिशन वर्ड फिक्स कर सकते हो, वहाँ पे उसको पढ़ के जिस टाइप का ट्रांजिशन वर्ड यूज़ हो सकते हैं वो लगा लेना। अब यहाँ पे अगर हम बट या बिकॉज लगाते हैं वो तो फिक्सेबल नहीं है ना, वो तो यहाँ पे नहीं लगेगा। सो सेंटेंस की नोयत को देखते हुए उसको पढ़ के उसका मतलब समझ के फिर हमने वहाँ पे उस टाइप का लगाना है। ये हो जाएगा, जब आप करेंगे पता चल जाएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जब ये पूरे जितने उसने हाईलाइट किए हैं हर जगह पे हम ट्रांजिशन वर्ड्स लगाएंगे तो ओवरऑल हमारा स्कोर यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये भी ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि कोई भी सब हेडिंग या कोई भी पैराग्राफ आ रहा है तो उसमें 300 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं आपने लिखना। ये देखें, वो कह रहा है ठीक है कि आपने मैक्सिमम 300 वर्ड्स ही लिखे हुए हैं, विच इज़ ग्रेट। वो शाबाश दे रहा है कि ये ठीक है। अगर आपने कोई पैराग्राफ इस तरह का लिखा होता कि उसमें 300 वर्ड्स से ज़्यादा होते, लंबा पैराग्राफ होता, तो वो उसको इस पॉइंट को भी रेड कर देता, ठीक है। अगली लाइन भी इसी से रेलिवेंट है कि कोई भी पैराग्राफ आपका लंबा नहीं है, ठीक है। 5.9% of the sentences contain more than 20 words which is less than or equal to recommended maximum of 20%। अच्छा जी, अब ये चीज़ मैं आपको समझाती हूँ ये क्या है। क्योंकि योस्ट क्या करते हैं, हमारी रीडेबिलिटी चेक करते हैं। रीडेबिलिटी का मतलब क्या है कि हमने सेंटेंसेस को क्या रखने हैं, शॉर्ट। सेंटेंसेस हमने शॉर्ट रखने हैं, लेकिन वो थोड़ी सी गुंजाइश निकाल देते होते हैं ना। तो ये कहता है कि अगर आपने लंबे सेंटेंसेस भी रखने हैं ना 20 वर्ड्स तक, वैसे जो एक स्टैंडर्ड सेंटेंस होता है वो 12, 13, 14 बस 12, 13 लफ्ज़ों का होता है, 10, 12, 13 इतने लफ्ज़ होते हैं। अगर आपने लंबा भी रखना है ना तो मैक्सिमम आप 20 वर्ड्स तक रख सकते हो अपना जो सेंटेंस है, लेकिन बट लिमिट लगा दी है। ये जो 20 वर्ड्स वाला सेंटेंस है इसकी लिमिट कितनी है, मैक्सिमम सिर्फ आप 25% यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये मैक्सिमम और मिनिमम का अपने जहन में ध्यान रखना है। ट्रांजिशन वर्ड की मिनिमम रिक्वायरमेंट 30% थी, इसकी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट 25% है कि मैक्सिमम आप 25 तक जा सकते हो। इससे कम रह लो, लेकिन इससे ऊपर नहीं जाना। जहाँ पे मैक्सिमम की लिमिट लगी हो उसका मतलब क्या होता है कि इस हद को पार नहीं करना। सो हमने 25% वाली हद को पार नहीं करना, इसकी नीचे रह सकते हैं आप। ज़रूरी नहीं कि आप उसको 25 पूरा ही करने बैठ जाओ। जाहिर बात है जितना आप कम इसमें रहोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, आपके लिए सेफ जोन होगा। देखें, वो कह रहे हैं 5.9% हमने सिर्फ सेंटेंस यूज़ किए हुए हैं, ऐसे सेंटेंस जिनमें 20 लफ्ज़ है, विच इज़ लेस देन और इक्वल टू द रिकमेंडेड मैक्सिमम ऑफ 25%। दिस इज़ गुड। समझ आ गई इस बात की कि हमने उसकी 25% वाली जो लिमिट है उसको क्रॉस नहीं किया। हम 6% तक रहे हैं, 6% तक रहे हैं, इसलिए हमारा ये पॉइंट भी ग्रीन है। वी आर गोइंग गुड। 4.5% सेंटेंस कॉन्टेन पैसिव वॉइस विच इज़ लेस देन और इक्वल टू रिकमेंडेड मैक्सिमम ऑफ 10%। जिस तरह बाकी चीज़ों की लिमिट लगाई हुई थी इस तरह पैसिव वॉइस की भी लिमिट लगाई हुई है कि उसकी मैक्सिमम लिमिट सिर्फ 10% है, ठीक है। वो 10% है उसकी लिमिट, और हमने सिर्फ 4.5 किया है, तो दैट्स गुड, ये ठीक है। अगर मिनिमम लिमिट 10% होती ना फिर हमें 10% करना पड़ता, वो कम अज़ कम रिक्वायरमेंट थी। लेकिन ये मैक्सिमम लिमिट है कि उसकी जो हद है ना वो पार होती है 10% से ऊपर। सो हमने उसके नीचे ही रहना है। अब मैं पैसिव वॉइस थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूँ। बच्चे पता क्या करते हैं, शुरू में जब नए राइटर बनते हैं इनको प्लेजरिज्म रिमूव नहीं करना आता, तो वो जब मैं आपको सिखा भी रही थी ना पहली क्लास में, तो उस्मा ने भी ये किया था, कहा था कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर ले तो हमारा प्लेजरिज्म रिमूव हो जाएगा। आपने ये गलती नहीं करनी। अगर आप ये करोगे ना तो आपका जो कंटेंट की रीडेबिलिटी है वो उतनी डाउन जाती जाएगी। एक प्रोफेशनल तरीके से प्लेजरिज्म रिमूव करना, जैसे मैंने बताया। अच्छा जी, अब क्या बता रही थी मैं, हाँ पैसिव वॉइस का बता रही थी। बच्चे क्या करते हैं, जब प्लेजरिज्म रिमूव करना हो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये था, ही वाज प्लेइंग नहीं, कुछ और कर लेते हैं, ही वाज ईटिंग बर्गर, ठीक है। बर्गर was being eaten
वाई हिम, ये इसका पैसिव वॉइस बनता है। बच्चे कुछ इस तरह का करते हैं कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कर लेते हैं कि हमारा प्लेजरिज्म रिमूव हो जाएगा, बट दैट्स नॉट प्रोफेशनल। इसलिए योस्ट ने लिमिटेशन लगा दी है कि अगर आपने पैसिव वॉइस करने भी हैं ना तो ज़्यादा से ज़्यादा 10% यूज़ करें, अदरवाइज़ ना करें, मतलब इससे ज़्यादा ना जाए। ठीक है जी, ये इसके पॉइंट्स थे। अगर किसी को समझ नहीं आई मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। और बच्चों ने मुझे कहा था कि मैडम आप ये आर्टिकल राइटिंग की प्रैक्टिस करवा के एक दफ़ा हमें लाइव आर्टिकल लिखना भी, मतलब आप खुद लिख के दिखा दें ताकि हमें पता हो कि आप कैसे लिखती हैं। सो मैं कल, आज तो टाइम नहीं है, कल मैं आपको एक लाइव कीवर्ड्स के साथ आर्टिकल लिख के दिखा दूंगी। लाइव सारा तो नहीं लिखा जाएगा पूरी क्लास में, मैं थोड़ा सा 200-300 लफ्ज़ आपको लिख के दिखा दूंगी, आपको पता चल जाएगा। फिर हम अपनी क्लास कंटिन्यू कर लेंगे कि किस तरह मैं खुद, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं कैसे करती हूँ, तो आप वो भी सीख जाओगे।